2018 विधानसभा चुनाव मतगणना का दिन याद है आपको। वह दिन किसी फोटो फिनिश से कम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आश्वस्त नहीं थीं कि किसकी सरकार बन पाएगी। 43 ऐसे विधायक थे जिनके हार जीत का अंतर 3% से कम वोटों का था। और इस लड़ाई को, इस अंतर को रोचक बनाया था जिन दलों ने, वो दल एक बार फिर से गठबंधन बनाकर तैयार हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने मध्य प्रदेश में गठबंधन करके सभी 230 विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इनके इस ऐलान का क्या असर होगा प्रदेश में और हमारे विंध्य क्षेत्र में, इसमें हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह जी, आप वरिष्ठ संपादक हैं। हमारे साथ हैं त्रिलोकीनाथ गर्ग जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अधिवक्ता भी हैं, आप शहडोल से जुड़े हैं हमारे साथ। गर्ग जी, आपका स्वागत है। गर्ग जी हमारे साथ हैं और साथ ही हैं हमारे साथ विपिन तिवारी जी, आप विंध्य फर्स्ट के रिपोर्टर हैं। साथ ही आपने इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार की हुई है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 2018 विधानसभा चुनाव की गिनती का दिन याद है आपको। देश में जिन राज्यों के वोट साथ में गिने जा रहे थे, उनके परिणाम दोपहर तक स्पष्ट हो चुके थे। लेकिन मध्य प्रदेश किसी फोटो फिनिश की तरह था। अगले दिन सुबह तक भी बीजेपी और कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 40.89% और बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे, यानी केवल 0.13% का अंतर। वोट के हिसाब से देखें तो बीजेपी को कांग्रेस से 47,827 वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से 6 सीटें ज्यादा मिली थीं। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे ज्यादा टाइट चुनाव नहीं हुआ। ऐसी 46 सीटें थीं जिनमें जीत हार का अंतर 3% से भी कम रहा। इन 46 विधायकों में से 23 बीजेपी के और 20 कांग्रेस के थे। बसपा को अकेले 19.11 लाख वोट, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 6.75 लाख वोट मिले थे। मतलब 26 लाख वोट दोनों दलों को मिले थे। बसपा की वजह से कांग्रेस ग्वालियर चंबल में भाजपा को पटखनी देने में सफल रही थी। कई सीटों पर जीत हार का अंतर बसपा प्रत्याशियों को मिले मत से काफी कम था। बसपा को पिछली बार भिंड और पथरिया में जीत भी मिली। सबलगढ़, जौरा, ग्वालियर ग्रामीण, पौहरी, रामपुर बाघेलान और देवतालाब में वो दूसरे नंबर पर थी। बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा ने 43 सीटों पर परिणाम प्रभावित किए थे। इसी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी व्यवहारी और अमरवाड़ा में दूसरे नंबर में थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 6 सीटों पर 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस पार्टी ने 16 सीटों के चुनाव परिणाम प्रभावित किए थे। इस बार भी वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन करते हुए इस बार प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसकी वजह से प्रदेश की 119 सीटों पर चुनाव त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय होंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना 1991 में हीरा सिंह मरकाम ने की थी। महाकौशल और बघेलखंड में गोंगपा का जबरदस्त असर है। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में अच्छा है। दोनों ने जो गठबंधन किया है उस समझौते के हिसाब से बसपा 178 तो गोंगपा 52 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। साल 2018 में बसपा को 82 सीटों पर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 37 सीटों पर 5,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्यादा सीटें तो नहीं जीत पाती, लेकिन दूसरी पार्टियों को फायदा और नुकसान जरूर पहुंचाती हैं। इस बार भी यही सवाल है कि इन दोनों के हाथ मिला लेने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। विधानसभा चुनाव में आरक्षित 82 सीटों पर
ये गठबंधन भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है। गठबंधन समझौते के अनुसार विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों में से 8 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 22 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। विंध्य में सबसे ज्यादा आदिवासी शहडोल संभाग से आते हैं। यहाँ 4,76,008 आदिवासी वोटर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में गोंगपा को कुल 1,94,544 वोट मिले थे। हार के बाद भी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौती का विषय बन सकता है। ये सब बरसाती पार्टियां हैं। ये जब चुनावी समय आता है तभी ये सक्रिय होती हैं। इनका पूरे 5 साल तक पता नहीं चलता है कि ये हैं कहाँ पे, और जैसे ही चुनाव आता है तो इस तरह के ये गठबंधन बनाने लगती हैं और चुनाव में उतरती हैं। इनके जनता के लिए कोई मुद्दे नहीं है, कोई विकास के कार्य इन्होंने अभी तक करके दिखाए नहीं है। जनता कैसे विश्वास करेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर जो होने वाले चुनाव हो, इसमें गोंडवाना पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनसे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विंध्य और बुंदेलखंड की जो जनता है, उसका जो जनादेश 2018 में कांग्रेस पार्टी को मिला था, और लगातार कमलनाथ जी के लिए बढ़ता हुआ जो प्रेम है, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो विश्वास है, वो कमलनाथ जी की जो विजन है, उसको लेके विंध्य और बुंदेलखंड की जनता भारी बहुमत से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताएगी। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें भाजपा और कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में इस समय हावी हैं। वर्तमान युग सोशल मीडिया का युग है और घर घर में एंड्रॉइड फ़ोन है, हर व्यक्ति जागरूक है। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, ये पिछले 5 सालों से नदारत रही हैं। तो कुछ जगह शहडोल बेल्ट में या उमरिया अनूपपुर, कुछ जगह गोंडवाना और बसपा के गठबंधन का असर हो सकता है, लेकिन ये वोट कटवा से ज़्यादा साबित नहीं हो पाएंगी। रीवा की 1-2 सीटों में पर्सनल, जिसमें बेहतर कैंडिडेट हैं जो अभी आए हैं, वो कुछ वोटों पे अपना असर डाल सकते हैं और इसका असर कांग्रेस और भाजपा दोनों के कैंडिडेटों पर पड़ेगा। दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों का सिर्फ रोल इतना है कि ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और भाजपा को कितना फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि सिर्फ वोट काटने के अलावा और कोई काम ये नहीं करेंगी। आम आदमी पार्टी की एंट्री से भी इनका खेल बिगड़ सकता है। आदिवासी और दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जब ये दोनों पार्टियों के नेता कहाँ थे? आज बीजेपी और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए दोनों पार्टी के नेता आपस में हाथ मिला रहे। 2018 में विंध्य क्षेत्र की देवतलाव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की सीमा जयवीर सिंह ने भाजपा के गिरीश गौतम को कड़ी टक्कर दी थी। जीत का अंतर केवल 1080 का रहा था। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार विद्यावती पटेल 30,383 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। सतना की अमरपाटन विधानसभा सीट से बीजेपी के राम खिलावन पटेल को केवल 59,836 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चंचल कोल को 37,918 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह 3,747 वोट से चुनाव हार गए। यानी दोनों ही सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने से सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवार को हुआ। बीजेपी को बघेलखंड और बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी से फायदा मिलता है, तो कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में, इसी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विंध्य और महाकौशल में बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम चलेंगे देवेंद्र सिंह जी के पास। आप राजनीतिक गतिविधियों में और पूरे विंध्य में नजर रखे हुए रहते हैं, आपको जानकारी है इस क्षेत्र की। इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कहना है आपका कि कितनी असरकारक होगा यह गठबंधन? जहां तक मैं रीवा संभाग की बात करूं, शहडोल संभाग में तो गोंडवाना है जी, लेकिन रीवा में जो असरकारक है बसपा है। लेकिन बसपा का जनाधार आप देखेंगे तो पिछले 2-3 चुनावों में
कम हुआ है। मेरे पास एक आंकड़ा है 2008 का, जी। तो औसत रूप से हमें देख रहे हैं कि 18% के करीब इसका वोटिंग रेशियो रहा 2008 में। 2008 में उसने एक सीट जीती भी थी, सिरमौर को उसने जीता था। जी। 13 में जीता मनगमा को। हालांकि बसपा की नींव रीवा से ही लिखी गई थी पहली बार। संसद की चौखट चढ़ने का मौका रीवा संसदीय क्षेत्र से ही बसपा को मिला, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से बसपा का यहाँ जनाधार कमजोर होता जा रहा है। वजह इसका कि इसकी जो कैडर वोट थे, उन कैडर वोटों का भाजपा की ओर ध्रुवीकरण हुआ है। इसके पीछे भाजपा की जो योजनाएं आई हैं, अब उसको किस संस्कृति में माना जाए, अब खुले तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो ये जो संस्कृति है, इस वोटर वर्ग को, जो बड़ा वोटर वर्ग था, जो बसपा का कैडर वोट कहलाता था, उसका झुकाव चला गया है भाजपा की तरफ। इस चुनाव में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक के जो परिणाम है उससे बताते हैं कि इधर है। इससे गोंडवाना का बिंद क्षेत्र में गोंडवाना और बसपा का जो गठबंधन है, जो इन्होंने अलायंस बनाया है, ज्यादा प्रभावकारी नहीं समझ में आएगा जी। लेकिन अभी रीवा में हमें सिर्फ कुछ वोटों का नुकसान पहुंचा सकती है। वो भाजपा की हो सकती है, कांग्रेस की भी हो सकती है, लेकिन मुख्य लड़ाई 1-2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो भाजपा और कांग्रेस में ही रहेगी। देवेंद्र जी, आपने बताया है जो कि विंध्य में, यदि रीवा संभाग की बात करें हम, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी, और शहडोल संभाग को देखें तो वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना असर रखती है। और जैसा आपने बताया कि पिछले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी रहे हैं 2018 से पहले की यदि हम बात करें। हाँ, 8 में रहे, 13 में रहे। 8 में सिरमौर से वो थे राजकुमार उर्मलिया, और 2013 में मनगमा विधानसभा क्षेत्र से शीला त्यागी रहे। जी। लेकिन जो पिछले विधानसभा के परिणाम हैं, यदि हम देखें, रीवा जिले से ही शुरुआत करें तो देवतलाव विधानसभा को बहुजन समाज पार्टी ने दूसरे नंबर पे ले आई थी अपनी पार्टी की उम्मीदवार उनकी, और इसी तरह रामपुर बघेलान में भी जो टक्कर थी वो बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की रही थी। और व्यवहारी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ाई में शामिल थी इस जीत हार में। तो यदि दोनों इकट्ठा होते हैं तो क्या असर नहीं डाल सकते हैं ये? देखिए, चुनाव इन जिन जगहों के लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पार्टी असरकारक रही, मऊगंज में भी रही, तीसरे स्थान पे रही, अच्छा उसका प्रदर्शन रहा। मऊगंज में 21% वोट इसको मिला था जी। पिछले चुनाव में मृगेंद्र सिंह वहां से बसपा कैंडिडेट थे। और यहाँ आपको सिमरिया में भी अच्छा, भले हार हुई, लेकिन वहां भी 28% वोट इनको मिला है सिमरिया में जी। तो यहाँ पार्टी का प्रभाव हम नहीं कह सकते जी, वहां चेहरे का प्रभाव है। कौन लड़ रहा है? जहां जहां इनको बढ़त मिली है तो वहां चेहरे का प्रभाव है, ना कि पार्टी का प्रभाव। जिस तरीके से पिछले 2-3 चुनावों में दिख रहा है तो चेहरे का प्रभाव है। अच्छा चेहरा अब भी दे देंगे तो किसी 1-2 विधानसभा सीट में बसपा का प्रभाव दिख सकता है, अच्छे चेहरे मिलेंगे। इंतजार में भी हैं कि मिल जाए कोई। अभी चल रहा है कुछ जगह, अभी मनगमा में एक कैंडिडेट घोषित किए हैं, अभी रामायण साकेत को जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो, हाल ही की सूची में आया उनका नाम। हाँ, अभी हाल ही के कल सूची जारी हुई है। तो यहाँ जो है कैंडिडेट का चेहरा बसपा का रेशियो बढ़ा रहा, महत्वपूर्ण है। पार्टी का जनाधार जिस कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है ये देखा जाएगा, पार्टी के साथ देखा जाएगा। कौन जैसे सिरमौर में इस बार उन्होंने सिरमौर में इन्होंने बीडी पांडे को
घोषित कर दिया है, प्रत्याशी बना दिया है सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में। तो बीडी पांडे जनपद अध्यक्ष हैं और बसपा के सोशलिज्म से तो हैं, तो कुछ ब्राह्मण वोटें मिलेंगी उनको, तो एक परफॉर्म कर सकते हैं। जीत हार क्या होगा वो तो समय बताएगा, कैंडिडेट पर कांग्रेस कैसा देती है। फिलहाल यहाँ का चुनावी जो फिजा होगी भाजपा और कांग्रेस के बीच होगी, ज्यादातर वोटों के जीत हार का अंतर कम करने का काम करे। हाँ, मेरी नजर में लड़ाई को और संघर्ष को बढ़ा सकते हैं और जीत हार के अंतर को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम विपिन जी के पास चलेंगे। विपिन तिवारी जी, ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, आप क्षेत्र में थे, जनता के बीच थे आप, तो क्या कुछ आंकड़े हैं विपिन जी, यदि हम विंध्य के जिलों की बात करें? जी बिल्कुल अखंड जी, जब मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा था तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि चाहे बसपा हो, गोंडवाना हो, कोई भी पार्टियां हो, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका तो निभाएंगी। अब इसे हम आंकड़ेबार सिलसिलेवार में, चूंकि विंध्य की रिपोर्ट जब मैं तैयार कर रहा था तो मैं प्रदेश लेवल तक भी एक रिसर्च की है, तो मैं विंध्य की बात करूंगा। विंध्य में किस तरीके से प्रभावित ये पार्टियां कर सकती हैं, क्या क्या आंकड़े रहे हैं, 2018 के विधानसभा चुनाव में इनका प्रतिशत क्या रहा है, मैं इन सभी आंकड़ों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं मैहर की बात करूं तो यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पे तीसरे नंबर पर थी, यहाँ से मनीष पटेल लड़े थे जो 33,000 उन्हें वोट मिले थे, और बीएसपी चौथे पर थी। इसी तरह के सिरमौर की अगर हम बात करते हैं, सिरमौर में भी यही हाल था, वहां भी बीएसपी जो है तीसरे स्थान पे थी। इसी तरीके से देवतलाव की सीट अहम इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं गिरीश गौतम, और हाल ही में उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था, फिर भी उन्हें शिकस्त देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी बीएसपी ने। यानी बहुजन समाज पार्टी का नेता जो है वो इतना वहां पे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर पहुंचा। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि विंध्य में अगर मैं रीवा की बेल्ट की बात करूं तो यहाँ पर भी बीएसपी कम नजर नहीं आती, भले सरकार बना पाए, सीटें जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन खेल बिगाड़ सकती हैं। जी अखंड जी। विपिन जी, जैसा आपने उदाहरण दिया है देवतलाव का, जिन प्रत्याशी ने वहां टक्कर दी थी वो पार्टी बदल चुके हैं और वो किसी नई पार्टी में हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे संपादक महोदय भी बताया, उन्होंने बताया, कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे कि इस बार उन्होंने पार्टी बदली है, और पार्टी यानी कि भाजपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश में दो ही ऐसी पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं, जिनके बीच चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव में जीत हार का परिणाम निकलता है। इसमें अब चूंकि आने वाले समय में जी विपिन जी, हम रीवा की बात देवेंद्र सिंह जी ने भी रखी है और आपने भी रखी है, यदि हम जैसे सिंगरौली और सीधी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या आंकड़े आते हैं निकल कर? बिल्कुल, मेरे पास तो चूंकि आंकड़े हैं अखंड जी, तो मैं आंकड़े सहित ही बताऊंगा आपको। सिंगरौली का देवसर से गोंगपा यानी गोंडवाना पार्टी तीसरे नंबर पर थी, यहाँ पे 18,300 वोट गोंडवाना पार्टी को मिले थे, और चौथे नंबर पर यहाँ पे बीएसपी थी, यहाँ 14,464 वोट मिले थे। इसी तरह चितरंजी का भी यही हाल रहा। चितरंजी में बीएसपी, आप समझिएगा, चितरंजी में बीएसपी तीसरे नंबर पर थी, ये, और गोंडवाना यहाँ पर चौथे नंबर पर थी। बीएसपी को 17,491 वोट मिले थे और गोंडवाना पार्टी को 51,000 कुछ वोट मिले थे। इसी तरीके से सिंगरौली की अगर मैं बात करूं तो 14,186 वोट बीएसपी को प्राप्त हुई। अखंड जी, बस मैं कहना ये चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था अपने दर्शकों को, आंकड़े सहित मैं बताना ये चाह रहा था कि सिंगरौली की अगर हम बात करते हैं, विंध्य रीजन के अंदर सिंगरौली भी आती है, सिंगरौली की अगर हम बात करते हैं तो 14,186 वोट बीएसपी के मिले थे। आप समझिएगा कि यहाँ पर भी बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। ये हम बात कर रहे हैं 2018 की। चौथे नंबर पर यहाँ पे सपा थी और 5वें नंबर पर यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी। इसी तरह हाल सीधी में अगर आप बात करेंगे तो चौथे नंबर पर गोंडवाना पार्टी थी 7,822 वोटों पे, और तीसरे नंबर पर बीएसपी थी। सिहावल का भी स्थिति यही थी और चुरहट की भी स्थिति यही मानी जा सकती है। मानपुर की अगर हम बात करें, मानपुर में यहाँ पे बीएसपी तीसरे नंबर पर आती है 9,243 वोटों के साथ, ये तीसरे नंबर पर, और 5वें नंबर पर 5,251 वोट पर गोंडवाना पार्टी थी। तो गोंडवाना पार्टी और बीएसपी, ये जो दोनों पार्टियां गठबंधन की है, तो इन्हें हम कमतर नहीं आंक सकते। हाँ, ये
कह जरूर सकते हैं कि ये लड़ाई में उतनी ही भूमिका निभाएंगी जितना अन्य अदर पार्टियां निभा रही हैं। जी विपिन जी, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। एक जो आंकड़ा है जो यहाँ निकल के आती है बात कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो मुख्य दल माने जा रहे हैं विंध्य क्षेत्र में और प्रदेश स्तर में भी देखेंगे तो मुख्य दल बन के निकल के आते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच सरकार बनाने की कश्मकश चलती रहती है। लेकिन जो ये दल हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अब एक नया दल शामिल हो गया है, जैसा देवेंद्र सिंह जी ने जोड़ा कि आम आदमी पार्टी, तो ये हार जीत के अंतर को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रत्याशी अभी घोषित होने बचे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जिसमें विंध्य की 10 सीटें भी हैं। विंध्य के 10 सीट बीजेपी ने घोषित कर दी है। और ये जो इनका आंकड़ा है, इनका गठबंधन है, जैसा आपने कहा कि सिंगरौली क्षेत्र में देखें तो तीसरा चौथा नंबर ये दोनों पार्टियां तीसरे चौथे नंबर में आ रही थी और इकट्ठा होती हैं तो क्या वोट बढ़ा पाएंगी या फिर? जी, हमसे त्रिलोकी जी जुड़ गए हैं, त्रिलोकी नाथ जी जुड़ गए हैं। गर्ग जी, हाँ जी, नमस्कार। हम अभी चर्चा कर रहे थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की और कितना असरकारक रहेगा वो। त्रिलोकीनाथ जी, आप शहडोल क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र की जानकारी भी आप रखते हैं, आप विंध्य की ही जानकारी रखते हैं, लेकिन यदि शहडोल क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पे ये गठबंधन कितना असरकारी रहेगा? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होने के कारण, स्पेशल ट्राइबल बेल्ट शहडोल होने के कारण पूरे संभाग में आदिवासियों का बाहुल्यता है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और जो भी असर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का शहडोल में संभाग में ज्यादातर है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी उतना प्रभाव नहीं रखती है इस पूरे क्षेत्र में, और अक्सर ये देखा गया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जब तक हीरा सिंह मरकाम थे तब तक तो वो अपने बलबूते अपनी ताकत से चलती थी और उसका उद्देश्य भी रहता था कि वो अपने कैंडिडेट्स को जिता के लाएं। इसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी तरह से एक टूल्स के रूप में काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के वोटर रहे परंपरागत तो उनको भी नुकसान पहुंचाती है, ये देखा गया है। अभी तक एक्सपीरियंस में तो यही आया फिलहाल। हाँ, व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में जो एक प्रभाव है, जहाँ तेज प्रताप चुनाव लड़ा करते हैं, किंतु वहां भी वो उतना असर नहीं दिखा पाती, क्योंकि पार्टी का जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, मेरे को लगता है वो ही चुनाव जीतने के पक्ष में कम बैलेंसिंग की स्थिति में अपना एक मैनेजमेंट वाला काम करता है। ये अभी तक अनुभव में आया, 10,000, 15,000, 20,000 ये वोट काट करके और वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता रहा। तो फिलहाल तो उसका स्वरूप यही है कि वो वोट काटने के लिए ही यहाँ पर यूज हो रही है। अब चूंकि बीएसपी के साथ उसका एक अलायंस हो गया तो दोनों पार्टियां मिलकर अपने अपने ढंग से वोट काटेंगी और कुछ ज्यादा इसका असर नहीं रहेगा। अभी जो हम रिपोर्ट देख रहे थे उसमें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये पार्टियां हमारे लिए कोई खतरा नहीं, हमें कोई असर नहीं पड़ेगा इनके गठबंधन से। उस पर क्या कहना है आपका? बीजेपी के प्रवक्ता को मालूम है कि ये जो पार्टियां हैं बीएसपी और जीजीपी, इनको कहीं ना कहीं शीर्ष रूप में तो बड़ा मैसेज भी है कि बीएसपी बी टीम है बीजेपी की, और मध्य प्रदेश में भी पिछले विधानसभा चुनावों में बड़ा स्पष्ट रूप से मैसेजिंग था कि इसको जो फाइनेंस कर रही है कहीं ना कहीं बीजेपी की ही कंपनी इसको फाइनेंस कर रही है और वो ही इसको मैनेज करती है। इस प्रकार से दोनों ही पार्टियां सिर्फ बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करेंगी। वो जैसा गाइडेंस गाइडलाइन मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से लड़ने की कोई क्षमता नहीं दिखाई देती मेरे को। जी, यदि 2018 चुनाव की बात करें तो 23 सीट ऐसी थी जिनमें हार का प्रतिशत 3 से कम था और 20 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस की, मतलब कि ये अलग अलग आंकड़ा की बात कर रहे हैं हम। 23 सीट बीजेपी जीती थी और 20 विधायक कांग्रेस के जीते थे। ये 3% के
अंतर से। तो यहाँ पे भी वो जो बात क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि है कि बी टीम है और क्या है, तो वो बातें यहाँ पे निकल के आती है कि ज्यादा फायदा किसे हुआ है इनके चुनाव में रहने से? बड़ा स्पष्ट है। मैं शहडोल संभाग की बात करूं, यहाँ पर ज्यादा फायदा वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टूल्स के रूप में ये पार्टियां सामने आई हैं। इनका कोई बहुत अहम रोल नहीं रहा है। और ना, फिर से बोल रहा हूं मैं कि इनका मनोबल ही नहीं है कि हमको चुनाव भी लड़ना है। ये खड़ी हो जाती हैं और वोट काटती हैं, ये देखने में आया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा रहेगा अगर ये इनके कोई सीट नेतृत्व आता और उसको गाइडलाइन करता। जैसे अभी आपने देखा होगा कि उमरिया में ही एक बहुत बड़ा पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ और जीजीपी के 40 से 39 लगभग वर्कर वरिष्ठ भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो एक बड़े मूवमेंट को इतना जनाधार तो है, इतना वोटिंग कैपेसिटी है, मेंबर्स भी हैं कि ये संभाग को हिला सकते थे, किंतु ये साइलेंट रह गए। किसके इशारे पर इन्होंने मूवमेंट को हवा दिया, किसके इशारे पर इनके वर्कर अरेस्ट हो गए और किसके इशारे पर इतना बड़ा जो जीजीपी का पार्टी है वो मुख्यालय में प्रदर्शन नहीं किया, अपनी स्थिति नहीं दिखाया। इससे पता चलता है कि ये एक बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव जीतने का उद्देश्य इनका कम है। जी सर। त्रिलोकीनाथ जी, एक सवाल और है आपसे कि आम आदमी पार्टी की एंट्री कैसे देखते हैं शहडोल संभाग में से? क्या शहडोल संभाग में आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं किया है, जैसा मध्य प्रदेश में कुछ शहरी क्षेत्रों में है। क्योंकि ये स्पेशल ट्राइबल बेल्ट एरिया है ना, तो यहाँ पर जो लीडिंग है ना, जो ऑप्शनल रूप में जीजीपी के ऑप्शनल रूप में वो आ सकती थी, तो उन लोगों ने कोई ऐसे चेहरे खासतौर से ट्राइबल्स के नहीं लाए या ऐसे किसी लीडर्स में नहीं लाए जिससे कुछ असर दिखा सके। हाँ, अपनी एंट्री करेंगी ये विधानसभा चुनाव में, ये तय है। इनको कोई फेस मिल जाता है, कोई बागी कैंडिडेट मिल जाता है तो कुछ अपनी हैसियत दिखा दे, लेकिन बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी। मतलब वहां भी स्थिति ये है कि कौन चुनाव लड़ता है उस पार्टी की टिकट से, व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, पार्टी का अभी जनाधार वहां नहीं देखा जा सकता। पार्टी का जनाधार भी ना के बराबर है, व्यक्ति का जनाधार है। और व्यक्ति ऑप्शनल रूप में कोई बागी कैंडिडेट कहीं का भटक के आ जाए मान के चलिए, और इससे ज्यादा कुछ हैसियत नहीं है। जी जी, हम देवेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे कि आप रीवा संभाग की यदि हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की एंट्री जो हुई है वो केवल कांग्रेस और बीजेपी को प्रभावित करेगी या गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी की जो वोट है वहां भी असर डालेगी? कैसे देखते हैं इसको आप? गोंडवाना और बहुजन को कितना असर करेगी ये अलग वाली बात है, लेकिन तीनों के जो वोट रेशियो होगा, जो तीनों मिल के वोट लेंगी, एक गेम चेंजर साबित है जी। तीनों का जी संयुक्त जो असर होगा वो गेम चेंजर होगा जी। मतलब यहाँ भी ये तीनों पार्टियां, कौन कैंडिडेट कहां से असंतुष्ट होके आया है और कहां से टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है, ये आधार में भी और चेहरे के अंतर में भी। जी बिल्कुल। यहाँ पंजाब जैसी स्थिति नहीं है कि एक साइकिल का पंचर बनाने वाले को टिकट दे दिया जाए वो जीत जाए, लेकिन सिंगरौली में महापौर का बनना, जो महापौर कैंडिडेट वहाँ जीते हैं, एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। और इससे भले ही पिछली बार के चुनाव में नोटा से पीछे रहा हो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वो वोट जो लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं या बसपा को, चूंकि एक जात विशेष की पार्टी का दर्जा उस समय पर दिया गया था, उस समय के जो नारे लगते थे बसपा के, कुछ लोगों के मन में खींच है। युवा पार्टी तो उन सब चीजों से ज्यादा अवगत नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो उनमें एक खींच रहती है, एक मन में टीस रहती है कि बसपा ने हम लोगों के लिए ऐसा, सवर्णों के शब्द में ऐसा सब प्रयोग किया था। तो आम आदमी पार्टी इन तीनों से जो नाराज होंगे, जो इनकी मन खींच होगी कि 70 साल कांग्रेस रही, कुछ नहीं किया, जैसा भाजपा कहती रहती कहते हैं, इसको आजमा लिया, हमको नहीं देना वोट,
कांग्रेस भाजपा 20 साल से है, यहाँ 20 साल से सरकार है, इनसे भी ये लगता है कि ये घोषणाबाजी है या जो भी वो माने। हालांकि इस बीच में काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं, कितने संतुष्ट हैं, जनता की अलग अपनी अपनी राय। वो नाराज तबका जो होगा वो खासतौर से यूथ वर्ग वो आम आदमी पार्टी की ओर झुकाव कर सकता है। निसंदेह आप कहीं भी देखें, हर जगह टोटल वोटर्स का करीब 60% वोटर, 60% वोटर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 50 हो, 40 से 60 के बीच में युवा वोटर्स। और युवाओं की सरकारों ने जो भी सरकारें हों, भले कितना काम किया हो, लेकिन युवाओं के जो काम युवाओं के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पाया जी। अच्छी शिक्षा, रोजगार, महत्वपूर्ण रोजगार है, स्टार्टअप तो बहुत बने, लेकिन उसका लाभ जैसा चाहिए हर व्यक्ति को रोजगार मिलने का नहीं हो पाया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा तबका की पसंद आम आदमी पार्टी हो सकती है। चुनाव में कहाँ कितना असर डालेगी अलग बात है। कहीं कहीं अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं कि यहाँ पर जमीन इसकी थी और हमें मान रहे थे कि जमीन इस दल की है, लेकिन लाभ मिल गया उसको। तो इस तरीके से प्रदेश में पूरे आम आदमी पार्टी की संभाग में कितनी सीटें आएंगी, कहना जल्दबाजी, क्योंकि अभी तक जितने चेहरे घोषित किए मुझे लगता नहीं कि ज्यादा गेम चेंजर साबित होंगे। एक कैंडिडेट चुराहट से हैं, उनको मजबूत माना जाता था, पूर्व विधायक गोविंद मिश्रा के लड़के, लेकिन यहाँ लड़ाई उनकी दो के मध्य है। अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पिछले विधायक और भाजपा के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री सरदेन तिवारी जी। इस बीच में उनके प्रति जनता का झुकाव कितना होता है कह पाना कठिन है, लेकिन गेम चेंजर साबित होता है जी। और जहां भी रहेगा आम आदमी पार्टी, अब चूंकि हमारे तरफ सीधी में कुछ असर गोंगपा का हो सकता है जो वनांचल एरिया है, बाकी जगह नहीं है। किसी कैंडिडेट विशेष में, जैसे बिपिन जी ने बताया कि मैहर मनीष पटेल थे, उन्होंने तो कांग्रेस के नाराज होकर उधर चले गए, उनको टिकट नहीं मिला, शायद संभवतः कांग्रेस के ही थे। तो चेहरे सामने आने पर वोटिंग रेशियो इनका बढ़ सकता है, वहां पे मत मिल सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो ये कहना चाहिए कि यहाँ कैडर वोट है, वो चीज नहीं है। जैसे पिछली विधानसभा में हम देखें तो बसपा का रीवा में 4.7% वोट मिला, रीवा विधानसभा में जी। गुड़ में 18% पाए, 18.29। देव तालाब में सबसे ज्यादा 32.43% मिला, और वहां कंस्ट्रक्टिव पार्टी थी, दूसरे स्थान पे रही। मऊगंज में तीसरे थे, 21.9 मिला। त्योथर में देखें, त्योथर में विधायक भी रहे राम गरीब बनवासी कभी इसके पूर्व, पर यहाँ इनको 21.9% वोट ही मिला। सिमरिया में पिछले 2-3 चुनावों से हम देख रहे हैं तो 21%, कभी 25%, 28%। पंकज सिंह पटेल हैं, वो एक चेहरा है, उस चेहरे को बदल दे दिया जाए तो यह रेशियो बदल जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है, वोटिंग रेशियो उस पार्टी का बढ़ता है जिसके साथ पटेल वर्ग होता है जी। क्योंकि ब्राह्मण मतदाता के बाद यहाँ सबसे अधिक ओबीसी मतदाता है, ओबीसी में पटेल वर्ग, इसमें राजनीतिक सक्रियता सबसे अधिक है जी। तो ये वर्ग अब बसपा के साथ कैंडिडेट विशेष को छोड़कर बसपा से इसका लगाव नहीं रह गया है, अब इसका झुकाव बदल गया है। पिछले 2 चुनावों से भाजपा की तरफ था। रीवा के परिदृश्य में देखें तो कुछ आम आदमी पार्टी की ओर लगाव बढ़ा है, लेकिन अब कितना असरकारक होता है अब ये चुनाव परिणाम बताएगा। महापौर प्रत्याशी यहाँ थे आम आदमी पार्टी के, और उनको करीब 8,000 वोट मिला है। उन्हीं को रीवा विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया है इंजीनियर दीपक सिंह पटेल। तो 8,000 वोट उस समय आम आदमी पार्टी के नहीं थे,
वो कांग्रेस भाजपा और जो दल हैं उन सबके जाति विशेष जो थे उससे जुड़े थे, उन लोगों का ही कन्वर्ट हुआ था इधर जी। तो आम आदमी पार्टी यहाँ गेम चेंजर साबित हुई। हाँ, गोंडवाना और बसपा पूरे प्रदेश लेवल पे, क्योंकि हम स्थानीय स्तर की बात कर रहे हैं, प्रदेश लेवल पर जाएं तो तीनों पार्टियां मिलकर जो वोट अपनी तरफ काटेंगी, जो वोट संग्रहण करेंगी, कलेक्ट करेंगी, वो देश में प्रदेश में एक नई संरचना तैयार हो। लड़ाई तो निसंदेह सरकार जो बनेगी भाजपा कांग्रेस के बीच दो के मध्य बनेगी। हो सकता है ऐसा भी हो कि इनकी मदद की जरूरत पड़ जाए, इनकी मदद के बाद सरकार का निर्धारण। समाजवादी पार्टी जैसे पिछले बार कहीं वो भी कहीं वो भी चेहरा मिल गया, तो यहाँ तो लाल सलाम भी था, लाल झंडा भी कई बार गड़ा है। माकपा के राम लखन शर्मा 2 बार विधायक बने और 93 के चुनाव में हमारे ख्याल से गुड़ विधानसभा से विशंभर पांडे जी कम्युनिस्ट से जीते थे। तो ये चेहरे पर ही रहा। जी, हम देवेंद्र सिंह जी के पास फिर से वापस आएंगे। इस बीच हम चलते हैं त्रिलोकीनाथ गर्ग जी के पास। गर्ग जी, अभी बात निकल के आई इस चर्चा में कि कुछ मूल मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, पलायन, इस तरह की जो बातें हैं विंध्य में जो महत्वपूर्ण है और जिनमें सुधार भी होना चाहिए, वो मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे या फिर जातीय समीकरण? कैसे देखते हैं आपकी, क्या महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में? छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के विधायक हैं, नाम ही लूं मैं, संजय शर्मा, जिनका रेल का कॉन्ट्रैक्ट शेडोल में रहा, पूरी शेडोल की रेल सप्लाई वो करते थे, और बाद में भाजपा गवर्नमेंट आ गई तो वो ज्यादा सफलता के साथ उनका रेत का कॉन्ट्रैक्ट चला। यानी ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही कोई रेत की सप्लाई का काम कर रहा है। यानी प्रशासन ने आंख मूंद करके छूट दी। तो ये तो ज्वलंत मुद्दे हैं कि पूरा प्राकृतिक संसाधन जब लूट रहा था तब लोग उस पर साइलेंट या अनदेखा कर रहे थे। उनको लगता था गवर्नमेंट इस चीज को ठीक करेगी तो करेगी और कोई नहीं करेगा। इस प्रकार से शेड्यूल स्पेशल क्षेत्र में, स्पेशल ट्राइबल बेल्ट में प्राकृतिक संसाधन तो भरा पूरा है तो पूरे विंध्य प्रदेश में, लेकिन शेड्यूल में ज्यादा है कि चौकीदारी करने के लिए कभी कोई मुद्दा ही नहीं बन पाया, चाहे वो रिलायंस गैस का मुद्दा हो, चाहे पेपर मिल खुद है अपने आप में, पावर प्रोजेक्ट्स हो, इन पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी संभावना, उसके लेके कभी कोई गंभीरता नहीं रही, और ना ही लीडरशिप इन चीजों की इशू बनने दी। लीडरशिप उस तरफ ढकेलती रही जैसे कि ये 80 करोड़ वाला मोदी जी वाला एक कॉन्सेप्ट आया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो रोजगार दे दो, यानी थोड़ा बहुत धर्मांतरण, धर्म का विषय जो धर्म का फैलता है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं जिसमें प्रबल संभावना है कि आपका जीवन यापन बेहतरीन चल सकता है, सिर्फ अगर स्थानीय संभावनाओं को देखें, तो उन पर कभी फोकस ही नहीं हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये इस बार कोई मुद्दा बनेगा, और ये ऊपर से ही जो प्रोपेगेंडा रचा जाता है उस पे जो फ्लो बहता है, उस बहाव पे कौन किसकी नैया पार करा ले, एक अलग बात है। बीच में तो कुतवा विधानसभा क्षेत्र हमारे यहाँ जनरल है, बाकी पूरे रिजर्व हैं। तो कुतवा विधानसभा क्षेत्र में रिटायर्ड ऑफिसर की बात आई थी शिक्षा वाले की कि उसको टिकट मिल जाएगी, जबकि काफी ज्यादा वो करप्ट माने जाते रहे। एक अलग बात है किसी आरएसएस के वर्कर को, जो पूर्व विधायक है दिलीप जायसवाल जी, उनको टिकट मिल गई है। तो इश्यूज के ऊपर यहाँ पर कम चुनाव लड़े जाते हैं। मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस में तो नहीं पाया, सिर्फ शबनम मौसी को जो सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र का भी हुआ करता था उस वक्त देखा, एक इशू चल गया था कि ये ठाकुर मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं पूरे के पूरे और किसी को सीट नहीं लाने देते हैं। ये सुहागपुर में उस समय चला था, और इत्तेफाक रहा कि तीनों तरफ ही ठाकुर लाभी आई थी। तो उससे नाराज पब्लिक ने एक इशू बनाया था। तो एक कहना चाहिए कि विश्वव्यापी निर्णय था वो। तो मिस्टर समय सीसी रहे हो मिस्टर गिल, उन्होंने बधाई दी थी कि यहाँ का जनता बहुत जागरूक है, क्योंकि जनता की जागरूकता नहीं थी।
वो एक फ्रस्ट्रेशन था जो सरना मौसी के रूप में सामने आया। वो भी इशू नहीं बन पाया और इशू बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि जो बहाव आएगा 8-10 दिन के दौरान, कहते हैं ना कि मेमोरी आदमी की 15 दिन ही टिक पाती है, और उस मेमोरी को जो आदमी सरवाइव करवा ले गया, उसने जो मार्केट बना दिया, वही जो है तो सफलता पाता है। तो ट्राइबल बेल्ट में विशेष तौर से बस जो लोकल इश्यूज आएंगे और जो उनका मैनेजमेंट होगा, उस पर मेरे को लगता है निर्णय जाएगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे देवेंद्र जी कह रहे थे कि वीडी पांडे जी का नाम ले रहे थे। वीडी पांडे जैसे व्यक्ति ही, कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बन करके किसी पार्टी में, चाहे बीएसपी में आ जाए या हमारे कोतमा से जो जनरल सीट है उसमें कोई राइवल की इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन कोतमा जनरल सीट में कोई ऐसा फाइनेंसर आ जाए, वो उसको मैनेजमेंट का चुनाव है हमारे एरिया में, शहडोल क्षेत्र में, तो मैनेजमेंट से कोई जीत जाएगा तो संभावना है अपने वोट लाभी में, चाहे वो ठाकुर है तो ठाकुर से ले ले पैनल से, या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लाभी को मैनेज करके बाकी लोग मैनेज कर ले। इससे ज्यादा इससे फर्क नहीं है। मुद्दे यहाँ पे चुनाव नहीं, कभी नहीं बने शहडोल क्षेत्र में। ज्यादा से ज्यादा जो है तो पार्टियों का जो प्रोपेगेंडा रहता है, जो बहाव रहता है, उसमें लोग फंस करके चुनाव वोट देते रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा है लोकतंत्र का पहलू, और वो दौर मेरे को लगता है सुनना मौसी वाला आने वाला फिलहाल तो नहीं दिखता है वहाँ पे। जी त्रिलोकीनाथ गर्ग जी, आपने जो बात रखी है कि कैसे मुद्दे हैं अभी, लेकिन हमारी चर्चा चल रही है एक गठबंधन और उसके असर पे क्या होगा। लेकिन यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यदि हम आंकड़े देखें तो विंध्य में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है पूरे मध्य प्रदेश की अपेक्षा, विंध्य में गरीबी की दर सबसे ज्यादा है पूरे मध्य प्रदेश की अपेक्षा, विंध्य में पलायन की दर सबसे ज्यादा है पूरे मध्य प्रदेश की तुलना में। और विंध्य में यदि ये मुद्दे नहीं बनते हैं चुनाव में, ये जनता के लिए भी है कि हमारा भविष्य किस बात पे है, हमारे बच्चों का भविष्य किस बात पे है, हम उस पर ध्यान देंगे, या जो चुनावी मुद्दे या चुनाव के समय क्षणिक मुद्दे होते हैं उनमें ध्यान देंगे। एक बड़ा सवाल है, देवेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे कि रीवा संभाग में यदि हम बात करें तो कैसे देखते हैं कि कौन मुख्य मुद्दे होंगे इस चुनाव में? निसंदेह रीवा संभाग क्या पूरे प्रदेश में है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और इस बार जो भाजपा को इतनी सब लॉलीपॉप दिखाने के बाद भी, रेवड़ी संस्कृत, लाडली बहाना, और अंतिम में तो ऐसा लगा जो मांगो हम देंगे, दोनों हाथ खुले थे। कहीं न कहीं इस बात का डर था कि जनता में नाराजगी है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है रोजगार की, और युवा सबसे ज्यादा नाराज। गारंटियां दे रही हैं, आम आदमी पार्टी 10 गारंटी दे गई, 7 गारंटी कांग्रेस दे रही है। गारंटियां तो मिल रही, अब जो यूथ वर्ग है, महंगाई है, मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन एक तरफ महंगाई जेब काट रही है, उसमें पिट कौन रहा है? मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग तो उच्च होता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही। जैसा कि अभी अग्निहोत्री जी ने बताया कि रेत में कभी वो रेत के ठेकेदार हुआ करते थे, बाद में ऐसा लगा कि रेत का साम्राज्य ही मिल गया पूरा। अग्निहोत्री जी ऐसे कुछ कर रहे थे अपने वहां के विधायक को। तो यहाँ भी वही माहौल है, बड़े बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग जो ज्यादा ना तो मजदूरी कर सकता, खुलेआम सड़क में खड़ा होकर मजदूरी के लिए काम नहीं मांग सकता, उसके लिए सबसे बड़ी विडंबना हो गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, पिस रहा है। वह वर्ग असंतुष्ट है और वह जिधर जाएगा उसी की सरकार बनेगी। ये पूरे प्रदेश की हालात है, केवल मैं रीवा संभाग या शहडोल संभाग की बात नहीं कर। अब वो भरोसा किस पर जताता है यह भी निर्भर करता है। पिछले दफा कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि स्थानीय रोजगारों में हम
70% लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। जी 15 महीने में उनकी सरकार चली गई। सरकार चली जाने की वजह से उनका वादा क्यों कहें कि अधूरा रह गया। 70% उद्योगों में देने का अब यही कहा जाएगा, चूंकि 15 महीने तो साल मिलता तो वादा खिलाफी होती। तो इसका प्रभाव हमारे यहाँ, ये ज्यादा उद्योग धंधे तो है नहीं। कोल फील्ड्स है सिंगरौली विधानसभा में, सिंगरौली क्षेत्र में। रीवा में एक एशिया का सबसे, लोगों को रोजगार की बात कही जाए तो कम मुश्किल से 150-200 लोग होंगे जो सिर्फ मजदूर, जो पहले आके यहाँ रीवा की मजदूर मंडी में खड़े होते थे, अब न खड़े होके वहां पे जाके प्लेट की सफाई। लेकिन जो कुशल कारीगर, जहाँ कुशल लोगों का जॉब है, वहाँ इन लोगों को ना के बराबर मिला। इस बात का लोगों में असंतोष है। अक्सर जब बातें आती हैं तो युवा वर्ग यही कहता है कि हमको रोजगार। अभी रोजगार की गारंटी किससे मिलती है? उसके मन में किसके पर विश्वास होता है कि हमें रोजगार यहाँ दे पाएंगे? जैसा आपसे बताया कि पेट्रोल के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर के दाम अभी चुनाव के समय तो कम हो गए। पिछले बार भी चुनाव के समय डीजल पेट्रोल का दाम स्थिर किया, लगभग उतना चल रहा है, 96-17 पैसे। हमारे यहाँ डीजल है तो 111 रुपए कुछ पैसे करके पेट्रोल स्थिर है उस पर। लेकिन आज से हम 2013-14 की बात करें, 14 के पहले की बात करें तो यही डीजल पेट्रोल हमारा 50-60 रुपए, 10 साल में 2 गुना है। हर वर्ग इससे जूझ रहा है। सब्जी हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो मध्यम वर्ग है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, सरकारी स्कूलों की हालात खस्ता है, आप भी जानते हैं। कोई नहीं चाहता, जो 2-4 पैसा कमाता है, एक मजदूर वर्ग है, वो इसलिए जाके शहर में काम करता है कि अपने बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा सके। उसकी ये पीड़ा है कि शिक्षा में सुधार कब हो, लेकिन भरोसा किस पर है? देवेंद्र जी, यहाँ आपने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी इसलिए कार्य करने जाता है कि अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे पाए, बेहतर भोजन दे पाए, बेहतर वस्त्र दे पाए। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि जिन्हें हमारी जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने कितना कार्य किया। हम क्षेत्र में यदि हमारे वो जनप्रतिनिधि आए तो हमें सवाल करना होगा। यदि हम सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे और अकेले नहीं संगठित होकर पूछेंगे तो निश्चित ही कुछ सुधार हो सकते हैं। और हमें भी जब मौका मिलता है और जब हमारे जनप्रतिनिधि ज्यादा हमारे पास आते हैं, वो तब ये बात निश्चित ही पूछनी चाहिए। आएंगे हम गर्ग जी के पास चलेंगे। गर्ग जी के पास चलने से पहले हम विपिन जी से पूछना चाहेंगे कि आप क्षेत्र में थे तो जनता की क्या समस्याएं आपने देखी और कैसा रुझान दिखा आपको जनता का? बिल्कुल अखंड जी, मैं चूंकि जब मैं क्षेत्र में पहुंचा तो वाकई जो अभी देवेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, सबसे बड़ा विंध्याचल में सबसे बड़ी समस्या युवाओं में रोजगार को लेकर है। रोजगार को लेकर युवाओं में आक्रोश है। और अच्छा, इस वर्ग युवा ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह कि महंगाई हर दिन बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से जो गृहिणियां हैं, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी जो वेदना मुझे बताई। उनके यहाँ तेल लेने के लिए कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि तेल और नमक के लिए पैसे नहीं होते हैं। उनकी जो वेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है। जी अखंड जी। जी विपिन जी, आपने जनता के बीच की बात यहाँ पर रखी है। यदि जनता के मन की कोई बात है और आपकी सुझाव हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, आपके जो मुद्दे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल किए जाना चाहिए, आप अपने मुद्दे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वो मुद्दे विंध्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे तो हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही कला संस्कृति को लेकर, विंध्य की कला संस्कृति के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए आप क्या सोचते हैं, आप अपना मैसेज हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही यदि कोई वीडियो मैसेज है तो आप हमें हमारी मेल आईडी में भेज सकते हैं। हम चलेंगे त्रिलोकीनाथ गर्ग जी के पास। जी गर्ग जी। मैं देवेंद्र जी की बातचीत सुन रहा था
तो मुझे लगा कि जो मुद्दों का अभाव है वो राजनीतिक पार्टियों की एक स्टार्टअप है कि मुद्दों को बिल्कुल विलुप्त कर दिया जाए। अब फिलहाल वो सफल भी हैं, जो मेरे को लग रहा है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे वो आप सब जानते हैं कि 1 महीने में ही लगता है पूरी मतदाताओं को जागरूक कर दिया जाएगा, वो वोट डाल देंगे, वो इतने समझदार हो जाएंगे मतदाता। पूरी रैलियां, लाखों करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन उसमें खर्च करता है। तो ये मुद्दों के लिए भी कोई एक जागरूकता होनी चाहिए कि लोग बाग जो है तो इन मुद्दों पर ऑप्शनल उनके पास है भी आप किस पर वोट करना चाहते हैं, क्योंकि लोग बाग मुद्दे तो समझ नहीं पाते क्योंकि भ्रम इतना ज्यादा पैदा होता है। अब इतना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है। जब विंध्य प्रदेश की एक बात मैयर वाले नारायण त्रिपाठी जी ने उठाई थी, उसमें बात आया था कि बहुत बड़ा राजस्व एमपी गवर्नमेंट को जाता है विंध्य प्रदेश से, लेकिन उसके बदले क्या मिलता है विंध्य प्रदेश को? जो रोजगार के अवसर है वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। एक जो काकस है वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इन क्षेत्रों में मुद्दों को गायब कर देता है, चाहे वो निजीकरण के रूप में हो या चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में हो। इन चीजों को स्थायित्व दे नहीं पाता है और लोग भटक जाते हैं अपने अपने इशू पर। इसलिए मैं मुद्दों पे ही कह रहा था कि मुद्दे जो हैं विशेष रूप से ऐसे बनाने के लिए एक जागरूकता, अगर प्रेस या मीडिया भी उस पर काम करे तो बड़ी चीज है, क्योंकि मुद्दों को छोड़ करके सब बातें होती हैं। ये तो अपन 10-15 दिन में कितने मुद्दे जीवित रह पाएंगे, कितने इशूज बचे रह जा पाएंगे, बड़ा मुश्किल है मेरे देखता है। मैं यही इसमें जोड़ना चाहता था। त्रिलोकीनाथ जी, आपने अपनी बात रखी है और आप जनता के बीच सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, तो जनता के जो बीच आपने अनुभव किया है, ये उस अनुभव की बात है। जनता को भी देखना होगा कि हमारे जो मूल मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र के विकास की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, हम उनमें ध्यान रखें। और जो मुद्दे भटकाने की बात आपने कही है, तो उस भटकते हुए मुद्दे में ना फंसते हुए हम मूल मुद्दों में ही केंद्रित रहें। हमारी आज की चर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कितना असरकारी रहेगा या कैसा होगा विंध्य क्षेत्र के चुनाव में इनका असर, ये हमारी पूरी चर्चा चल रही है। और उस चर्चा में ये बात जरूरी थी जो आप लोगों ने शामिल की है कि हमारे जो मूल मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र के लिए जो बात महत्वपूर्ण है, हम उसका ध्यान रखें, हम भटकते हुए मुद्दे में ना फंसें। अपना पंचक के शो में आप लोग हमसे जुड़े, देवेंद्र सिंह जी आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोकीनाथ जी, आप शहडोल से हमारे साथ जुड़े, शहडोल संभाग की बातों को आप हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विपिन जी रहे, विपिन जी आपका भी धन्यवाद। साथ ही जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी कला संस्कृति से जुड़ी जो बातें हैं वो हमें मैसेज करें। साथ ही वीडियो मैसेज आप हमारी मेल आईडी में भेजें। आज के लिए अपना पंचे शो में इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।